मेरी तो ना हो ही नहीं सकती। एक बार अनीता और अभय एक दूसरे से मिल लें तो मेरे दिल को चैन मिल जाए। इसीलिए तो मैंने खत डालकर बुलाया है तुम्हें। पत्र मिलते ही सब कुछ छोड़कर दौड़ा आया हूँ। क्या यूं ही? मैं भी तुम्हारी ही तरह उत्साहित हूँ। पर एक सवाल करूं मनमत? एक ही क्यों? तुम्हारी इच्छा हो तो 10 5, जितने चाहे सवाल करो। नहीं मनमत, एक ही सवाल काफ़ी है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो अनेक स्वप्न दृष्टाओं की कल्पनाएं चूर चूर हो जाएंगी, और नहीं तो ये कार्य हो ही नहीं। अंकल, सोच लीजिए, जिसकी प्रस्तावना ही इतनी लंबी है वो सवाल कितना विशाल होगा। नहीं बेटा, प्रश्न तो दो टूक है, पर सब कुछ गज और मीटर में नहीं मापा जा सकता। काका, आपने तो वातावरण ही रहस्यमय बना दिया। आप पिताजी के लिए ना सही, हमारे लिए तो पूछना ही होगा। मनमत, तुम्हारा मौन क्यों? अब पूछ ही ले। प्रश्न पूछे बिना अविनाश की उत्सुकता शांत नहीं होगी। डैडी, हाँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं मानो ये प्रश्न अविनाश के लिए ही किया गया हो। इसका अर्थ यह भी हो सकता है डैडी कि आप इस प्रश्न से नाराज हैं। नहीं 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 अविनाश, ऐसी बात थोड़ा ही है। माधव, जब बातें शुरू हो ही चुकी हैं तो इसे मुलतवी क्यों करें? पिताजी, जी। मुझे लगता है इसे यहीं छोड़ दें तो अच्छा है। इस प्रसन्नता के वातावरण में व्यवधान क्यों? कहीं कोई व्यवधान नहीं है अब है। माधव, पूछो तुम्हें जो कुछ पूछना है। सीधा सा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है मनमत राय कि आप मेरे वर्षों पुराने वही मित्र हैं। अंकल, आपने तो कमाल कर दिया। डैडी के एग्जिस्टेंस को सीधा चैलेंज। ये तो हमसे किसी से भी पूछा गया होता तो सच सामने आ जाता। व्हाट ए टेरिबल सस्पेंस एंड व्हाट ए टेरिबल एंड। डैडी, आप चुप क्यों हैं? हाँ माधव, मैं वही मनमथ राय हूँ। माधव के कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक क्रियाकलापों का सहगामी वही मनमथ हूं मैं। मुझे मालूम है मेरे इस जवाब से तुम्हें संतोष नहीं हुआ होगा। 25 वर्षों की इस लंबी अवधि के बाद मुझसे मिलने वाले माधव के मन में यदि मेरे अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न हो तो उसका कोई दोष नहीं। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे हृदय को आघात पहुंचाया, पर यहीं तुम्हारे बंगले में पांव रखते ही मेरे हृदय में। फुर्सत से बात करेंगे भाई, फुर्सत से बात करेंगे। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तुम्हें, पर अभी नहीं। पर तू इतना क्यों? यहाँ नहीं माधव, यहाँ नहीं। चलो अंदर चले, एकांत में बातें करेंगे। यहाँ बच्चों के आनंद में विघ्न डालना उचित नहीं है, समझे? ये तो हमसे। डैडी कितने सीरियस हो गए ना अविनाश। उन्हें इतना गंभीर मैंने कभी नहीं देखा। मैं अब तक चुप था। तुम्हारे पिताजी के बारे में बाबा की बातें सुन उनका एक कल्पना चित्र अपने मानस पटल पर अंकित कर लिया था। अभी तक उस चित्र को आंखों के सामने उपस्थित मनमथ राय में उतारने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन असफल रहा। कल्पना और वास्तविकता में मीलों दूरी होती है भाई। फिर भी डैडी की आज की गंभीरता ने उनका चित्र ही बदल दिया। चित्रों की बात चली है तो भाई मैं पीछे नहीं रहूंगी। हाँ, मैंने तुम्हारे चित्रों की खूब प्रशंसा सुनी है। अब है मैं तुम्हारे चित्र देखूंगी। अविनाश, तुम्हारी क्या इच्छा है? बिल्कुल साफ है। अभी तो हमारे लाडो के ही गीत गाए जा रहे हैं। आप जो कहें हमें मंजूर है। वंडरफुल। अगर भाई ने थोड़ा सा उत्साह दिखाया होता ना तो बनने के भी गीत गाए जाते। गौनई तो मेरी। अब रहने भी दो भैया। अंकल के घर अगर बेटी होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रतिज्ञा जो बीच में आती है। अनीता, इसमें क्या है भाई? तुम्हारी इस प्रतिज्ञा पर तो हम सबको गर्व है। हो सकता है, पर दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा क्या उचित है? अब है कोई पराया थोड़ा है। प्लीज अनीता, बंद भी करो। अब है आपका क्या ख्याल है? किसके बारे में? अविनाश की प्रतिज्ञा के बारे में? नहीं, इसके बचपने के बारे में। अविनाश, मेरे मन में कब से कुछ घुट रहा है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी भैया की प्रतिज्ञा के बारे में? नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है। तुम सभी पुरुष प्रतिज्ञा प्रतियोगिता कर रहे हो क्या? मुझे लगता है जीवन में आनंद उपभोग के साथ साथ
उच्च आदर्शों का भी स्थान होना चाहिए। उच्च आदर्श के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। प्रतिज्ञा के मामले में मैं तुम लोगों की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन तर्क वितर्क में पीछे नहीं रहने वाली। हाँ, पर ये सब फुर्सत में करेंगे। अभी तो अभय की पेंटिंग देखनी है ना। मुझे लगता है मेरी पेंटिंग्स दिखाने के लिए न तो अनुकूल वातावरण है और न ही समय। मैं कला प्रेमी होने के नाते निवेदन करती हूं आपसे पेंटर महाशय कि मुझे आपकी कला का आनंद लेना है। मैं समझ नहीं पा रहा कि अभय तुम्हारी तरह आदर्श कलाकार क्यों? क्योंकि अविनाश, मुझे डर है तुम्हें मेरे ये रंग विहीन चित्र नीरस लगेंगे और रंग बिरंगे कल्पना संसार में विचरने वाली आधुनिकता की प्रतीक अनीता को तो कतई नहीं। माफ करना, मेरे संबंध में तुम्हारा अभिप्राय? मेरी तुलिका ने देखा है कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ लंगोटी पहने हल चलाते किसानों को, वस्त्रों से सुसज्जित किसानों के चित्र उतारती मेरी तुलिका कांप उठती है। मेरी तुलिका ने कोयले की खानों से झड़ती लपटों को झेला है और देखी है परिश्रम करती गर्मी में झुलसती श्रमिकों की काया को। मेरी तुलिका ने दुर्गंध पान किया है सर्वस्व कहे जाने वाले लोगों से बहिष्कृत गरीबी और गंदगी की गर्त में डूबे पिछड़े लोगों के बसेरों को बहुत करीब से देखा है। गंदगी की गाउन पहने जूठन का डिनर लेते मां भारती के सौतेले सपूतों को, और तब से मेरी तुलिका हमारे सांस्कृतिक उत्सवों को कैनवास पर उतारना भूल गई है। मेरी तुलिका ने बेघर कंगालों को शहर के फुटपाथों पर जिंदगी घसीटते देखा है। फिर प्रेम के प्रतीक ताजमहल को कैनवस पर कैसे उतार सकती है तुलिका? मेरी ये कंगाल तुलिका कैसे उभार सकती है धरती पर बने नंदनवन श्रीनगर को? मदमस्त अदाएं झेलम की उसमें तैरते नयनाभिराम शिकारों को, जिसने नालियों के किनारे चरमराते झोपड़ों को देखा हो। तुम्हारी कला की मनोरम कल्पनाएं मेरे चित्र साकार नहीं कर सकेंगे। माफ करना। लगता है हमें और खासकर अनीता को समझने में तुमने भूल की है। अनीता के बारे में प्लीज भैया, प्लीज। तुम दोनों संवेदनशील हो, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने संवेदना के गर्भ में रखा है पिछड़ों को। हमें पिछड़ों के प्रति उतनी संवेदना है अभय। इस घर में पिछड़ों का भी उतना ही स्वागत होता है जितना सवर्णों का। ये स्वागत दया और संवेदनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि सवर्णों ने पिछड़ों पर जो अत्याचार किया है उसके पश्चाताप स्वरूप पिछड़ों का हक समझकर। अविनाश, तुम्हारी स्पष्टवादिता ने मेरी भूल का एहसास मुझे करा दिया है। मुझे माफ करना, परंतु इस रौनक भरे पश्चिमी वातावरण में जीने वालों को मैं अच्छी तरह पहचान नहीं सका, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारा जरा भी दोष नहीं है। चलो, इस छोटे से संघर्ष से हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ तो सके। अब तो हम आपकी पेंटिंग देखने के योग्य हैं ना? मुझे और शर्मिंदा ना करो। चलो चलें। डैडी, हम अभय की पेंटिंग देखने नीचे कमरे में जा रहे हैं। माधव, उसकी उम्र और शिक्षा के अनुसार वो मुझे नाजुक हिरनी की सी लगती है। उसका दिल आहत हो तो बेचारी का क्या होगा? अब तक तुमने जो बातें की उसमें आघात की बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम कहना क्या चाहते हो? अनीता और अभय के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने से पहले अपने अंदर छुपे भय को व्यक्त करना चाहता हूं। हाँ माधव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारी संवेदनाओं का मुझे पूरा एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आगाह करता हूँ कि इस रिश्ते के बारे में मैं बिल्कुल आशावादी नहीं हूँ। मुझे भय है कि कहीं हमारे प्रयासों के बीच अभय की प्रतिज्ञा दीवार बनकर आड़े ना आए। हाँ, अगर अभय इस प्रतिज्ञा को
ये भी संभव नहीं है। मुझे कुछ सूझता नहीं मनमत। मुझे उसकी चिंता नहीं है माधव। नया संबंध भले ही न बन पाए, पर वर्षों पुरानी मित्रता थोड़े ही टूट जाएगी। अपने हृदय के रिश्ते घावों को तुम्हें नहीं तो और किसे दिखाऊं? इतने वर्षों से दबी मेरी व्यथा तुम्हें देखकर फूट पड़ी है। मेरी आत्मा चीत्कार कर रही है, कह रही है, उठ खड़ा हुआ और फेंक दे इन प्रेम और संवेदनाओं का खोखला सत्य और आडंबरों का आवरण। अनीता के प्रति संवेदना ने मुझे भीरू बना दिया है। तू आत्मद्रोही बन गया है मनमत। चेत, आत्मद्रोह के प्रवाह में तू सर्वनाश के भंवर में फंस जाए, इसके पूर्व ही जीवन को आदर्श मार्ग पर ले चल। एक ओर है संवेदना और प्रेम, दूसरी ओर जीवन भर का संचित आदर्श। माधव, मैं कहां जाऊं? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं माधव? मैं मनमत, तुम अभी तक मुझे अपना मित्र ही समझते हो ना? हाँ हाँ माधव। तुम अपने मन की व्यथा मुझसे कहो, हम साथ बैठकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालेंगे। ये रास्ता ढूंढने में कहीं अनीता की जिंदगी की राह कंटकमय ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मनमत। मुझे बता, क्या बात है अनीता की? अनीता मेरी बेटी नहीं है माधव। बस यही बात है। विश्वास करो, तुम्हारे इस रहस्य उद्घाटन के बाद भी अनीता मेरे लिए वही है। हाँ, तो फिर अनीता इस घर में कब और कहाँ से आई? शुरू की है तो बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा। सरस्वती अविनाश को 3 साल का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। अविनाश के लालन पालन में मैं अपने उद्देश्य से कुछ विमुख होने लगा। समय गुजरता गया और अविनाश का 5वां जन्मदिन आ गया। उसका जन्मदिन मनाने के लिए हर वर्ष की तरह मैं उसे लेकर अनाथालय के बच्चों में मिठाई बांटने गया। रूप रंग और काया में विविधता लिए कितने ही नन्हे नन्हे बच्चे अलग अलग रूप रंग लिए पंक्तिबद्ध बैठे थे। नन्हा सा अविनाश उन्हें मिठाई बांटता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतने में मेरी दृष्टि दूर कोने में बैठी 3 साल की मासूम सी बच्ची पर पड़ी। मेरे प्रश्न के उत्तर में अनाथालय के संचालक ने किंचित संकोच और क्षोभ से बताया कि वो बच्ची पिछड़ी जाति की है। मैं समझता था कि अनाथ की उपाधि से विभूषित होने के बाद बच्चे मानवीय वर्ण भेद के पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मैं अनाथालय के निर्दोष मानव पुष्पों पर लगाई गई कलंकित नेम प्लेट से कांप उठा। क्षण भर सोचा कि संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो, इसके लिए फरियाद करूं, पर दूसरे क्षण विचार आया कि उस बेचारे पर कार्यवाही होने से सुसंस्कृत समाज पर लगा कलंक थोड़े ही मिटेगा। फिर क्या हो सकता है? मैंने पल भर में तय कर लिया, यही है वो निराश्रित बच्ची, मेरी लाडली बेटी और अविनाश की दुलारी बहन अनीता। इसमें गलत क्या है? बल्कि तुमने तो अस्पृश्यता निवारण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। तुम्हारी बात ठीक है माधव। अनीता को स्वीकारे जाने के संदर्भ में कोई आशंका नहीं है। मेरे हृदय में जागृत झंझावात दूसरी तरह का है। वर्षों पहले अनीता को अपनाने के बाद भी यही झंझावात उत्पन्न हुआ था। नन्ही निराश्रित बच्ची के प्रति असीम संवेदना ने मेरे आदर्शों पर विजय प्राप्त कर ली। अब मुझे लगता है आदर्शों को अंतर्गर्भ में छुपाकर पश्चिमी संस्कारों का बाह्य आवरण लगा मैंने जीवन के अमूल्य वर्ष व्यर्थ कर दिए। भूतकाल की इस भूल को स्मरण करके
मैं आज भी कांप उठता हूं। भूल? मुझे तो कहीं कोई भूल दिखाई नहीं देती। अनीता को घर लाया, परंतु मन में भय था कि हमारे परंपरावादी समाज की जानकारी में यदि ये सच आ गया तो यही समाज उसका तिरस्कार करेगा, चाहे भले ही अनीता मेरे यहां ही पल रही हो। इस आशंका से मैं वतन छोड़ बहुत दूर शहर में आ बसा। अनीता की वास्तविकता को कोई जान ना सके, इसलिए मैंने अपने घर को पश्चिमी धारा में ढाल दिया। परिणाम आज देख रहे हो। संस्कारगत शिक्षा और संस्कारों से स्वदेशी हूं, किंतु आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रचारक होने का ढोंग रचा रहा हूं। इसलिए तुम्हारे प्रश्न से मेरा मन आंदोलित हो उठा। लगा कि हृदय के कपाट तुम्हारे सामने खोल दूं, लेकिन अनीता और अविनाश की उपस्थिति में मुझे मौन धारण करना पड़ा। तू ही बता माधव, जिस अनीता को वर्षों वर्षों दुलारा है, उसे कैसे बता दूं कि तू मेरी बेटी नहीं है? सच प्रकट करना ही ठीक है। नहीं माधव, मेरे लिए ये अत्यंत असंभव है। नहीं मनमत, नहीं। एक बार अपने दंभी साज श्रृंगार को दूर कर अपने अंतर के सुसुप्त आदर्शों को आवाज दो, फिर देखो तुम में आत्मविश्वास जागेगा, और वही आत्मविश्वास तुम्हें सत्य की राह दिखाएगा। तो क्या मैं दुनिया को बता दूं कि वो पिछड़ी जाति की कन्या है? पिछड़ी जाति की? कौन है डैडी? अब तो उसे देखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो शिक्षित और संस्कारी हो तो। अनीता, गंभीर बातों को इतने हल्के से मत लो। एक मिनट भैया। डैडी, हाँ? मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ। अभय ने प्रतिज्ञा ली है कि वो। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती अनीता। मैं ही बताता हूं। काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि शादी करूंगा तो सिर्फ पिछड़ी जाति की लड़की से ही। शायद ये सुनकर आपको कोई आघात लगा हो। नहीं अभय, कोई आघात नहीं लगा। क्यों मनमत? नहीं नहीं, मुझे कोई आघात नहीं लगा। अभय, तुम्हारी यही प्रतिज्ञा है? मेरी ही गलती है। रिश्ते के लिए आने से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा के संबंध में मुझे बता देना चाहिए था। मान लो अनीता पिछली जाति की कन्या हो तो? जीवन क्या बीजगणित का कूट प्रश्न है? जीवन में इस तरह मान लेने के लिए कोई स्थान नहीं होता। आपके प्रश्न का जवाब न देने की धृष्टता भी नहीं करूंगा। यदि अनीता पिछड़ी जाति की कन्या है तो मेरी हां है, और नहीं तो। तुम्हारा क्या जवाब है अनीता? डैडी। बेटी, मर्यादा से बाहर हूं तो क्षमा कर देना, लेकिन मुझे तुमसे तुम्हारे पिता के प्रश्न का उत्तर चाहिए। हमारे रिश्ते के बीच प्रतिज्ञा की कभी ना टूटने वाली दीवार खड़ी है। ये दीवार हमारे लिए अमूल्य है। कोई इसे तोड़े हमें कतई मंजूर नहीं। आप जवाब चाहते हैं ना? तो मेरा जवाब यही है कि अभय के व्यक्तित्व और विचारों ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। मैं उसे जरूर स्वीकार करूंगी। जब अभय और अनीता दोनों तैयार हैं मनमत राय, तो मैं अभय के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांग रहा हूं। मुझे यह स्वीकार नहीं है। डैडी, ये आप मुझे मजाक का विषय बना रहे हैं। डैडी, ये मजाक का विषय नहीं है। आप जानते हैं अभय अपनी प्रतिज्ञा के कारण अनीता से विवाह नहीं करेगा। आप ये भी जानते हैं कि मैंने भी ऐसी ही प्रतिज्ञा ली है। क्या आप या मैं ऐसा कदम उठाएंगे जिससे मेरी प्रतिज्ञा भंग हो? प्रतिज्ञा भंग होती ही ना हो तो? हाँ अभय, इस संबंध में तुम्हारी प्रतिज्ञा अटूट रहेगी। क्या? यानी कि अनीता, यानी कि अनीता, डैडी, मैं आपकी अनीता, अनीता, नहीं नहीं बेटी, नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, रोते नहीं, मेरे पास आ बेटा, मेरे पास आ बेटा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। तू तो मनमत राय की दुलारी बेटी है बेटे। काका, मैं प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहता हूं। आप लोगों ने अगर कोई व्यावहारिक विकल्प ढूंढ निकाला हो तो मुझे कतई मंजूर नहीं। नहीं,
मनमत, जो बात एक न एक दिन बतानी ही है, उसे आज हिम्मत करके बता दो। माधव, माधव, मेरा अंग अंग कांप रहा है। अनीता, अनीता मेरे पास आ बेटा। अनीता, बस 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 चुप। अविनाश, अविनाश, तू भी आ। वर्षों से मन में छुपाई बात आज उजागर करनी है। अनीता का भविष्य संवारने के लिए मन को डसने वाली बात कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभय, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें जैसा जीवन साथी चाहिए, मेरी अनीता वैसी ही है। अनीता पिछड़ी जाति की कन्या है। डैडी। हाँ, हाँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। नहीं बेटा। डैडी, आप बोलो, चुप क्यों डैडी, बोलो। कौन ना कह रहा है बेटी, कौन ना कह रहा है? तुम मेरी लाडली अनीता हो बेटा। जीवन भर दुलारी रहोगी मेरी। अनीता, 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 नहीं, यहाँ मेरी बेटी, मेरी बेटी यहाँ। इस तरह बड़ाई आंखों से मत देख बेटा मुझे। तो कैसे देखूं? देख बेटा, ऐसे नहीं देखते, मेरी बेटी की तरह देख मुझे। तेरे हित के लिए मौन रहने वाले बाप को तेरे भविष्य के लिए ही ये सत्य बोलना पड़ा है आज। क्यों डैडी, क्यों? मुझे अपनी पिछड़ी जाति होने का दुख नहीं है डैडी। जरा दुख नहीं डैडी, सच कह रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। छुआछूत का भेद मिटाने वाले संस्कार तो आप ही ने मुझे दिए थे ना। आप ही ने सींचा है। मुझे दुख तो इस बात का है डैडी कि मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी। नहीं बेटी, मेरी जी बाप को अब डैडी कैसे कहेगी? नहीं बेटी, तू मुझे डैडी ही कहेगी बेटा। नहीं बेटा, मैं ही तेरा पिता हूँ और तू जीवन भर मेरी लाडली बेटी रहेगी बेटे। देख बेटा, अभय शिक्षित है, संस्कारी है। मेरी तो यही मनोकामना है, अभय की जीवन संगिनी बनकर तू सामाजिक कार्यों में उसका साथ देती रहे। अभय, मेरी अनीता को अब तो स्वीकारोगे ना? मैं अनीता को स्वीकारता हूँ। ये कहने के बजाय अगर ये कहूँ कि हम दोनों देश और समाज के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, और इसके लिए मैं अनीता का साथ चाहता हूँ। हाँ बेटा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम स्वप्न में भी समाज का हित ना बिसारें। हमें आशीर्वाद दीजिए डैडी। हाँ 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 बेटा, बच्चों, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारे सामाजिक कार्यों में मुझे भी सहभागी बनाने के निवेदन के साथ तुम दोनों के जीवन में नवप्रस्थान की बेला में मैं अभिनंदन करता हूँ। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं तुमसे अपने अंतर की बात करना चाहता हूँ। पिछड़ी जाति पर आज तक जो अत्याचार हुए हैं, उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म पिछड़ी जाति में ही हो।
डैडी हाँ बेटा, हमें हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें 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 आशीर्वाद दीजिए डैडी। हाँ 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 बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। निरंतर प्रगति के